प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय की जो तीसरी पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आगामी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है उनके बारे में। तो आज का जो वीडियो है वो आप अंत तक पूरा देखेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पर डालूंगा जो कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा 9वां पाठ है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, इससे हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त है वो बंगाल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? ये प्रश्न 2022 में आ चुका है। तो ये 1793 इस्तमरारी बंदोबस्त पर आपके प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिलेगा, तो इस पे बड़े प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हो। ये 1793 में लागू हुआ था बंगाल में। ऑप्शन 2 सही है। तीसरा प्रश्न है, राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जो शक्तिशाली जमींदार थे उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में जमींदारों जो जमींदारी की नीलामी है वो किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1797 में इस जमींदारी की नीलामी की गई थी। उसमें बहुत से जमींदारों ने वापस अपनी जमींदारी किसी तरीके से खरीद ली थी, या आप पढ़ चुके होंगे पाठ्यपुस्तक में। पांचवा प्रश्न है, बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। प्रश्न नंबर 6 है, अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, किसान के लिए। ऑप्शन है, धनी किसानों के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वह कौन सा था? तो ये जोतदार कहलाते थे। जो धनी किसान थे वो जोतदार कहलाते थे। जमींदारों द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जमींदार द्वारा जो राजस्व वसूलने वाला अधिकारी होता था वो अमला कहलाता था। ऑप्शन बी सही है। 9वां प्रश्न है, बाहरी लोगों को संथाल लोग क्या कहते थे? ये दिक्कू कहते थे। ऑप्शन से इसका सही उत्तर है। संथालों का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू माझी ने या कानू ने? तो इसका सही उत्तर है दोनों ने। ये 1855 में हुआ था। संथाल जो विद्रोह था इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। बुकानन कौन था? तो बुकानन एक ब्रिटिश एजेंट था। अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ये इसी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं कुछ। अमेरिका में जो गृह युद्ध था वो 1861 में प्रारंभ हुआ था। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था? 13वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, मिर्ज़ापुर। ये प्रश्न आने की भी संभावना। 14वां है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की गई? 1878 में। ये याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? 1878 में। जमींदारों की असफलता के क्या कारण थे? तो जमींदारों की असफलता के जो कारण हैं उनमें जो प्रारंभिक मांगों का ऊंचा होना, जमींदारों का देय राशि चुकाने में असफल होना, राजस्व का असमान होना, ये सभी इसके महत्वपूर्ण कारण थे। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। अमला किन लोगों को कहा जाता था? ये प्रश्न पहले आ चुका है। जमींदार द्वारा जो नियुक्त अधिकारी जो कि राजस्व इकट्ठा करता हो वो जब अमला कहलाता था। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तरी बंगाल में शक्तिशाली जोतदारों को क्या कहा जाता था? तो इनको हवलदार अथवा गांटीदार अथवा मंडल कहा जाता था। ए ऑप्शन है। ये तीनों नाम इसने दे दिए हैं, तो कुछ भी एक ऑप्शन में आ सकता है। हवलदार भी आ सकता है, गांटीदार भी आ सकता है, मंडल, या ये तीनों ऑप्शन देके उपरोक्त सभी भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, शक्तिशाली जोतदारों को मंडल, गांटीदार और हवलदार सभी कुछ कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? तो 18वां प्रश्न है। इसका सही उत्तर है फ्रांसिस बुकानन, जो कि ब्रिटिश एजेंट था। उसने कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 19, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1857 में। याद रह जाएगा, 1857 की क्रांति से इसको जोड़ के आप याद कर सकते हो, कपास क्रांति।
20वां प्रश्न, अंग्रेजों के विवरण में रैयत शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ये प्रश्न रिपीट हुआ है किसानों के लिए। ये पहले बिल्कुल सेम प्रश्न आपको आ चुका है। फ्रांसिस बुकानन ने अपने विवरणों में धनवान किसानों को क्या कहा था? बहुत इम्पोर्टेंट, जो फ्रांसिस बुकानन है उस पर प्रश्न आने की संभावना, तो इसने इनको जोतदार कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में गांव के मुखिया क्या कहलाते थे? 22वां प्रश्न है। तो ये हवलदार गांटीदार मंडल जो मैंने बताया था वो प्रश्न दोबारा उसी तरह घूम फिर के आ गया है, उत्सवी कहा जाता था। वर्धमान में इस्तिमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है मेहताब चंद, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 24 है, फ्रांसिस बुकानन पेशे से क्या था? तो ये एक चिकित्सक था। प्रश्न नंबर 25, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना याद रखना 1857 में रिपीट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 26 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो 1765 इसका सही उत्तर है। 1765 में ये बंगाल की दीवानी थी वो प्राप्त हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट जो आपका है वो है विद्रोही और राज। विद्रोही और राज में हम 1857 का जो आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो इसका है वो है, जो अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। 1856 में किया गया था। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था? तो सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई इसका सही उत्तर है। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, पूरा नाम इनका यहाँ बहादुर शाह आया है, ये भी आ सकता है, अगर 2-3 बहादुर शाह आ जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रश्न नंबर 4 है, सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? बहुत ही ये आने वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 5वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रारंभ था वो मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की तारीख 10 मई, इसकी तारीख 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन ये पहले हो गया था, 10 मई को शुरू हो गया था। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को द्वितीय को घोषित किया। फिरंगी शब्द है वो फारसी भाषा का, फै से फिरंगी, फै से फारसी, याद रह जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने में गांव वालों को संगठित करने वाले ऊपर वाला प्रश्न रह गया था। 1857 के जो विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने में गांव वालों को संगठित करने वाला नेता शाहमल था। ब ऑप्शन इसका सही रहेगा। 10वां प्रश्न है, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर है गोनू। प्रश्न नंबर 11, जिस राइफल में कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की चर्चा थी वह थी एनफील्ड राइफल। तो पहले ब्राउन बेस थी, बाद में एनफील्ड। ये जो मेरी चैनल पे एक और 1857 की क्रांति वाला वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा बताने में ये भूल हुई थी, मैंने बाद में ब्राउन बेस बता दी, लेकिन एनफील्ड आई थी बाद में, जिसपे सुअर की चर्बी लगी होने की संभावना थी। प्रश्न नंबर 12वां, 1857 के विद्रोह के समय भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, सही ऑप्शन। सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अवध के बारे में कहा था। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके बारे में कहा था? तो ये अवध के बारे में कहा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है चर्बी वाले कारतूस। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। जमींदार कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो जमींदार जो कुंवर सिंह है उसका संबंध बिहार से है, बिहार के आरा से है, ये कह सकते हैं हम। एनफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? ऑप्शन द हेनरी हॉर्डिंग ने। प्रश्न नंबर 19 है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रारंभ की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सारे 3-4 नाम हैं, आप इनमें कंफ्यूज
ना हो, इनको ध्यान से देख लें कि कौन से गवर्नर जनरल के समय क्या हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कुछ शब्द कहे थे कि ये ग्लास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। और लॉर्ड जो वेलेस्ली है उसने सहायक संधि प्रारंभ की थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहाँ निष्कासित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता। नेक्स्ट है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? बंगाल आर्मी की पौधशाला था वो अवध को कहा जाता था। 21वें प्रश्न का ऑप्शन ब। 22वां है द रिलीज ऑफ लखनऊ। द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार है वो ऑप्शन ब टॉम्स जॉन्स बार्कर है। प्रश्न नंबर जो 23 है, किस भारतीय लेखिका ने यह कविता लिखी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ऑप्शन स की द्वारा रचित कविता है। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन कौन थे? तो इसका है कैप्टन हियर से थे। मिलिट्री पुलिस के जो कप्तान थे अवध में वो कैप्टन हियर से थे। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्रकार, ये दोबारा आ गया प्रश्न, टॉम्स जॉन्स बर्कर के द्वारा लिखा गया। वेलेस्ली द्वारा अवध में सहायक संधि कब लागू की गई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1801 में। तो लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट हमारा 11वां पार्ट महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें सविनय अवज्ञा और उससे आगे के बारे में काफ़ी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं। यहाँ शुरू कर लेते हैं। महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो ये सलाह देने वाले उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न नंबर 2 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो बहुत इंपॉर्टेंट, जनवरी 1915 में आए। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो तीसरे प्रश्न का दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था, दक्षिणी अफ्रीका में, याद रखना ये ब ऑप्शन है इसका। चौथा प्रश्न है गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता, ये अभी मैंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु भी थे। गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ़ करने की मांग थी, वो कहाँ पे की थी? तो इन्होंने ये मांग खेड़ा में की थी, गुजरात के खेड़ा में। सॉरी। प्रश्न नंबर 6 है जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? तो आप सभी को ये प्रश्न आता होगा, अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन चलाने वाले नेता कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन था वो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चला था। मेरे चैनल पे इस पार्ट से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हैं और वो सभी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। कम से कम 6 या 7 नंबर का इस पार्ट में से आना है, तो इस पार्ट की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आपके सभी नंबर आराम से पूरे में से पूरे आएंगे। बहुत आसान पार्ट है ये। प्रश्न नंबर 8वां है काला विधेयक किसे कहा जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। 9वां है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में कुल कितनी हड़तालें हुई थी? 396 हड़तालें हुई थी, ऑप्शन ब ठीक है। 10वां प्रश्न है गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी मार्च कब किया था? तो गांधी जी ने मार्च 1930 में दांडी यात्रा की थी। ये लगभग अप्रैल में 6 अप्रैल को नमक बनाते हैं, वहाँ 5 को पहुँच जाते हैं, 6 को नमक बनाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी। 11वां प्रश्न अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र का पिता किसे माना गया है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना गया है, सभी को पता है, आसान प्रश्न। 13वां प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने संपूर्ण देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो अभियान चलाने वाले थे वो महात्मा गांधी थे। चरखे के साथ भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान कौन बन गए थे? महात्मा गांधी। प्रश्न महात्मा गांधी पे ही आएगा, अगर महात्मा गांधी वाले पार्ट से है तो आपको ये तो ध्यान में होना ही चाहिए। निम्न में से किस वर्ष अंग्रेज सदस्यों वाला साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा अपने किस अधिवेशन में की थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस ने ये घोषणा की थी। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन आपको पता है, 3 गोलमेज सम्मेलन, तीनों लंदन में हुए थे। निम्न में से किस वर्ष नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 18वां प्रश्न, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अधिनियम पारित हुआ था। भारत सरकार अधिनियम इसे कहा जाता है 1935। प्रश्न नंबर 19वां है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया था? तो ये द्वितीय थी, द्वितीय में ही गए थे महात्मा गांधी, ये असफल हो गया था, वापस नहीं गए। प्रश्न नंबर 20 है, मुझे सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूं। यह कथन किस ब्रिटानी प्रधानमंत्री का था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे, उनका कथन था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये अगस्त 1942 में हुआ था। महाराष्ट्र के जो बम्बई प्रांत है उसके ग्वालियर टैंक मैदान से 1942 में हुआ था। निम्न में से किस राजनेता द्वारा ए बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया था। गांधी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज की थी? पहली उपस्थिति इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सार्वजनिक रूप से ये उपस्थित हुए थे, वहाँ दर्ज की थी। ये आंदोलन से संबंधित नहीं है, सार्वजनिक उपस्थिति से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 है, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन 1919-20 में चलाया गया था। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? 25वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की थी। गांधी जी का दांडी मार्च किस तिथि को पूर्ण हुआ था? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो 6 अप्रैल को पूर्ण हुआ था। इन्होंने नमक बनाकर कानून बनाया। अगला पाठ 12वां पाठ, संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। आइए शुरू करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी के जो सिपाही थे उन्होंने 1946 में विद्रोह किया था। ये प्रश्न पिछले साल आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इस बार संभावना थोड़ी कम है। ऐसा नहीं है कि रिपीट ना हो सकता है, लेकिन कम संभावना रहती है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। प्रश्न चौथा है, भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब किसने प्रस्तुत किया? या तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चौथा प्रश्न है उसका ऑप्शन द है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? 5वां प्रश्न, भारतीय संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? तो कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के सदस्य थे? तो ये 82% इसका सही उत्तर है, कांग्रेस के सदस्य थे। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को कब से कब तक के सूत्रबद्ध किया गया? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आप सभी को पता है। संविधान पर 3 साल तक चली बहस के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे ये? तो इसका सही ऑप्शन है दिसंबर 1949 में बनकर पूर्ण हो गया था। ये नवंबर में हस्ताक्षर हुए दिसंबर में, और लागू हुआ ये जनवरी 1950 में। संविधान सभा के कितने दिन बैठकों में गए? तो कुल 165 दिन थे वो बैठकों में चले गए। विश्व का सबसे बड़ा संविधान निम्न में से किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, यह कथन किसका था? यह कथन ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू का था। प्रश्न नंबर 13, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत निम्न में से किस वर्ष में प्रांतीय संसदों के चुनाव हुए थे? तो 1937 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत प्रांतीय संसदों के चुनाव 1937 में हुए थे। 35 का अधिनियम आया, 37 में उसके तहत चुनाव हुए थे। प्रश्न नंबर 14 है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। संविधान सभा में ये सरदार पटेल ने कही थी ये बात कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। सरदार पटेल के द्वारा कही गई बात है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 15, निम्न में से संविधान सभा के किस सदस्य को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी? तो इसमें एक बेगम एजाज रसूल नाम की सदस्य थी, उन्होंने कहा था कि ये आत्मघाती साबित होगी। प्रश्न नंबर 16 है,
प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राजनेता ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी? 16वां प्रश्न, तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। महात्मा गांधी किस चीज़ के समर्थक थे? तो हिंदुस्तानी भाषा के। ये प्रश्न है, भाषा से संबंधित प्रश्न भी अवश्य रूप से बोर्ड परीक्षा में आएगा। हिंदुस्तानी भाषा के बारे में ये मेरे चैनल पर आप अन्य वीडियो में देख सकते हैं। दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है। 18वां प्रश्न, यह कथन किसका था? तो यह कथन दुर्गाबाई का था। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न निकल रहे हैं खूब सारे, थोड़ा ध्यान से यहाँ से आपको करना होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव थे। ऑप्शन है, भारतीय सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था? प्रश्न नंबर 20, तो सोमनाथ लाहिड़ी। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था? सोमनाथ लाहिड़ी। प्रश्न 21, किस कानून में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1919। प्रश्न नंबर 22, किस अनुच्छेद के अनुसार गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं? ये सही उत्तर है 356। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 22वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान निर्माण की भाषा के रूप में हिंदी भाषा की वकालत की थी? तो इसका जो सही उत्तर है 23वें प्रश्न का वो है RV धुलेकर। RV धुलेकर के द्वारा ऐसी मांग की गई थी। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार का जो गठन था वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 25वां प्रश्न है, 26 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से आपने जो भी प्रश्न देखे हैं 4 लेसन्स के, इनमें से लगभग 5 प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएंगे और आपको सहायता मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।